हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये हमारा तीसरा लेक्चर है ऑन द टॉपिक डेप्रीशिएशन। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो पिछले दो लेक्चर्स थे डेप्रीशिएशन पे मेरे, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले दो लेक्चर्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि डेप्रीशिएशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन, ये तीनों टर्म क्या होता है ये डिटेल में हमने समझा था। रीजंस क्या है डेप्रिसिएशन के, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाई वी आर स्टडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरत क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी हमने डिटेल में समझा था। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है, ये सब भी हमने डिटेल में लेक्चर 1 में समझा था। तो ये सारे ही टॉपिक मैंने लेक्चर फर्स्ट में कवर किए थे। फिर उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में समझा था अबाउट द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे की जाती है डेप्रिसिएशन के केस में, ठीक है। तो हमने देखे थे दो मेथड होते हैं। एक मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा मेथड क्या था जहां पे प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो दो तरीके हैं, दो मेथड है जर्नल एंट्री करने के, ठीक है, हमने वो समझा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, पर दो मेन मेथड हैं। एक है एसएलएम, एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है डब्ल्यूडीएम, ठीक है, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो एसएलएम जो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड है वो हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, उस पर हमने दो न्यूमेरिकल भी किए थे। एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है, वो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। दूसरे मेथड का नाम क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं या फिर जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो इसके तीनों नाम है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत जगह रिटन डाउन वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी लिखा मिलेगा क्वेश्चंस में। तो आपको तीनों नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये मेथड क्या होता है, तो इस मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है, बुक वैल्यू पे। ये सबसे खास बात है इस मेथड की। जो पिछला मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें क्या होता था, डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे करते थे, कॉस्ट पे, ठीक है। अगर 1 लाख का एसेट है, एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 लाख का एसेट है और 10% अगर डेप्रिसिएशन का रेट है, तो यानी डेप्रिसिएशन कितना आया, 10,000 आया, ठीक है। तो ये 10,000 जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये हर साल लगता था इस वैल्यू ऑफ एसेट पे। इस एसेट पे हर साल यही 10,000 का डेप्रिसिएशन लगता था। ये था स्ट्रेट लाइन मेथड में। लेकिन ये जो मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगता है किस पे, बुक वैल्यू पे, ठीक है। किस पे लगता है, बुक वैल्यू पे। खास बात है, बुक वैल्यू कह लीजिए चाहे रिड्यूस वैल्यू कह लीजिए, ठीक है, या रिड्यूस बैलेंस, इसीलिए इसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जो रिड्यूस बैलेंस या जो रिड्यूस वैल्यू है ना उस पे डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, और ये रिड्यूस पहले आपको बता देती हूँ, रिड्यूस वैल्यू मतलब कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो हर साल वैल्यू आती है, ठीक है। कॉस्ट यानी 1 लाख का एसेट था, उस पे लग गया 10,000 का डेप्रिसिएशन पहले साल के अंत में, तो वैल्यू कितनी हो गई, 90,000 हो गई बुक वैल्यू, ठीक है। तो अब 90,000 पे लगेगा डेप्रिसिएशन। तो हर साल जो वैल्यू एसेट की कम होती जाती है ना उस पे डेप्रिसिएशन लगता है इस मेथड में, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। और यही इस मेथड की सबसे खास बात है, ठीक है। और यहाँ पे जो परसेंटेज होता है, यही चीज देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है, द परसेंटेज नोन एज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 10%, 20%, जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, दैट इज अप्लाई टू बुक वैल्यू, वो बुक वैल्यू पे अप्लाई की जाती है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट पे नहीं। कॉस्ट ऑफ एसेट पे कहाँ पे अप्लाई किया जाता था, एसएलएम मेथड में, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें अप्लाई किया जाता था, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम यहाँ समझते हैं। सपोज करिए ये कार है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एसेट है, ये कार है, और इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख की कार है, ठीक है, और इस पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो है 20% पर एनम के रेट से। तो आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से हर साल इसका डेप्रिसिएशन बताना है, ठीक। अच्छा एक चीज और है, ये जो डेप्रिसिएशन है ना,
कब कैलकुलेट करते हैं? ईयर एंड पे। ये जो डेप्रिसिएशन लगता है एसेट पे कब लगता है? ईयर एंड पे, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता है? 31 मार्च। हर साल जब 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ मैं बताती हूँ कैसे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। सपोज करिए ये कार है, ये कोई एसेट है, 1 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है। एग्जाम्पल है ये केवल, वरना ये कार शायद 1 लाख की नहीं है। ठीक है, तो ये 1 लाख की कार है, 20% पर एनम के रेट से डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो पहले साल के अंत में क्या होगा? इसकी बुक वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपए की कार थी, ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन अगर 20% के रेट से लग रहा है तो 1 लाख रुपए की कार थी और 20%, तो 1 लाख का 20% कितना हुआ? 20,000। तो यानी पहले साल के अंत में इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 20,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, 1 लाख क्या थी? इसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट का 20% हमने निकाला तो 20,000 आया, यानी पहले साल 20,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में यानी 1 अप्रैल, अगले फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल में इसकी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 लाख का एसेट था, 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, अब इस कार की वैल्यू क्या हो गई? 80,000 रुपए हो गई वैल्यू। ठीक है, 80,000 रुपए वैल्यू हो गई, तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? देखिए इस मेथड की सबसे खास बात है कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो बुक वैल्यू पे लगता है। तो अगले साल इसकी बुक वैल्यू क्या हो गई? 80,000 रुपए हो गई, तो अब 80,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम निकालेंगे 80,000 का 20%। तो 80,000 का 20% कितना होता है? 16,000। तो यानी सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 16,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अब 80,000 में से 16,000 जो कॉस्ट, मतलब ये जो बुक वैल्यू है, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो अब उसके अगले साल इस एसेट की वैल्यू क्या हो गई? 64,000 हो गई। 80,000 में से 16,000 माइनस किया, 64,000 हो गई इस एसेट की बुक वैल्यू। ठीक, फिर तीसरे साल जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो किस पे लगेगा? इस बुक वैल्यू पे लगेगा, 64,000 पे। तो 64,000 का आप निकालेंगे 20%, तो वो आएगा 12,800। तो तीसरे साल में डेप्रिसिएशन आ गया 12,800। ठीक है, फिर आप इस वैल्यू में से 12,800 इसकी डेप्रिशिएटेड जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको माइनस करेंगे, तो उसके अगले साल चौथे साल आपकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51,200। और फिर इस साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस वैल्यू पे लगेगा? इस बुक वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, तो 51,200 का 20% आप निकालेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,240। ठीक है, तो इस तरीके से रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, देखिए क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। पहले साल 20,000 डेप्रिसिएशन है, दूसरे साल 16,000 है, तीसरे साल 12,800 है, चौथे साल 10,240 है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, वो कम होता जा रहा है। जबकि आपने देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या हो रहा था? अगर 10,000 का डेप्रिसिएशन है तो हर साल 10,000 ही लग रहा था। ठीक है, वो कम नहीं हो रहा था, वो सेम अमाउंट लग रहा था। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन दीज टू मेथड। कौन कौन सा? एसएलएम मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, इन दोनों में ये डिफरेंस है। वैसे अगर पिछला लेक्चर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं देखा है तो जरूर इस लेक्चर के बाद उसको भी देखिएगा, क्योंकि जब तक एसएलएम जो स्ट्रेट लाइन मेथड क्लियर नहीं है, या जब मैंने इस उसके पिछले लेक्चर में जब तक अगर डेप्रिसिएशन का जो बेसिक नहीं क्लियर है ना, तो ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो पिछले जो 2 लेक्चर्स है वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे वही जो एग्जांपल है उसको मैंने यहाँ पे टैबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। जो एसेट है उसका 1 लाख उसकी कॉस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 20% है। तो देखिए पहले साल अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर 1 लाख पे 20% का डेप्रिसिएशन लगा तो कितना आया? 20,000 आया। फिर उसके बाद उसकी बुक वैल्यू 20,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख में से 20,000 माइनस करिए, कितनी हो गई? 80,000। फिर उसके बाद दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? कॉस्ट पे लगेगा क्या? नहीं, कॉस्ट पे कब लगता? अगर एसएलएम मेथड होता। ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा 80,000 पे। तो निकालेंगे 80,000 का 20%, बुक वैल्यू पे लगना है ना, तो 80,000 का 20% यानी 16,000। तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 16,000। ठीक है, फिर 80,000 में से 16,000 माइनस करिएंगे तो आ जाएगी अगले साल की बुक वैल्यू 64,000। फिर 64,000 पे हम 20% फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 12,800। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली कम होता जा रहा है। इनिशियल ईयर में ज्यादा डेप्रिसिएशन है, उसके बाद जैसे जैसे बुक वैल्यू एसेट की कम होती जा रही है, एसेट की बुक वैल्यू कम होती जा रही है, उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, अब एक खास बात है, जब एसएलएम मेथड मैंने बताया था
तो वहां पे मैंने बताया था ना कि हर साल अगर 10,000 का इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, ठीक है, अगर 1 लाख की वैल्यू है, 1 लाख की कॉस्ट है एसेट की, और 10 साल तक 10,000 का डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, तो अंत में तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। एसेट की जो बुक वैल्यू है वो तो जीरो हो जाएगी। तो वो किसमें हो रहा था, एसएलएम मेथड में। लेकिन ये जो डब्ल्यूडीवीएम मेथड है, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, उसकी बहुत खास बात है कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो जो बुक वैल्यू एसेट की वो कम होती जाएगी, बट इट विल नेवर बी जीरो, जीरो नहीं होगी। तो ये खास बात है। और यही इन दोनों के बीच में एक ये डिफरेंस है। प्लस एसएलएम में हम कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ पे बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है। वैसे इस लेक्चर के एंड में मैं एक बार डिटेल में आपको दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस डिस्कस करूंगी। तो फिलहाल अभी ये दो डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जब मैंने आपको एसएलएम मेथड पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एसएलएम मेथड में तो बहुत इजी सा फॉर्मूला था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। क्या था फॉर्मूला, याद करिए, क्या था, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। यही फॉर्मूला था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करना है एसएलएम मेथड में, तो ये था। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो फॉर्मूला है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। वो फॉर्मूला क्या है, ये है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, 1 - अंडर रूट s/c। ठीक है, और ये अंडर रूट क्या लिया है, nth रूट लिया है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जहां पे r क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, n क्या है, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है, s क्या है, स्क्रैप वैल्यू या जिसको रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। मतलब अगर 10 साल के बाद, अगर उसकी लाइफ 10 साल है, 10 साल के बाद एसेट बेचेंगे तो इतनी वैल्यू मिलेगी, तो दैट इज स्क्रैप वैल्यू। सी क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस मेथड के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या है कि दिस मेथड इज एक्सेप्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यही मेथड एक्सेप्टेड है। ठीक है, एसएलएम मेथड एक्सेप्टेड नहीं है, ये मेथड एक्सेप्टेड है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट फीचर। दूसरा फीचर क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एसेट है, जो बात मैंने पहले भी कही है कि इस मेथड में जो वैल्यू ऑफ एसेट है इट विल नॉट बिकम जीरो, ये जीरो नहीं होती है, वो घटती जाएगी बट जीरो नहीं होगी। ठीक है, तीसरा इसका फीचर क्या है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसका कैलकुलेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंडर रूट है। अगर फिगर्स इजी फिगर्स दिए हुए हैं तब तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो आपको लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा अंडर रूट इसमें है, जबकि जो एसएलएम मेथड था वहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, वहां पे फॉर्मूला बहुत इजी था, C - S डिवाइड बाय n। ठीक है, चलिए तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम जल्दी से दो न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल, अ मशीन इज परचेज। वैसे आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, और ट्राई भी करिएगा, पर चलिए मैं आपको बता रही हूँ। अ मशीन इज परचेज फॉर ₹1,60,000। एक मशीन है, उसे 1,60,000 का खरीदा गया है, और ऐसा एस्टिमेटेड है कि जो उसकी यूजफुल लाइफ है दैट इज 4 ईयर, और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है दैट इज 10,000। स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब कि 4 साल बाद जब इस मशीन को बेचेंगे तो 10,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, और फिर जो कंपनी है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या कह लीजिए जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है उससे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। तो आपको पता करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर ये एसएलएम मेथड बोलता तब तो बहुत आसान था, आप क्या करते, C - S डिवाइड बाई n। बट इन्होंने कहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी फॉर्मूला इज दिस वन, ये है फॉर्मूला, 1 - ठीक है, nth रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक, सारी वैल्यूज दी है, आपको केवल पुट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। स्क्रैप वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया है 10,000, कॉस्ट ऑफ एसेट 1,60,000, और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 4 है, तो यानी ये क्या होगा, nth रूट कौन सा होगा, 4th रूट होगा। ठीक है, ये है मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि इसको परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करना है।
ठीक। वैसे ये फिगर्स बहुत इजी दिए हैं कि इसमें आपको कोई लॉग टेबल वगैरह यूज नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इसमें कैलकुलेशन कुछ और दिया है, बट मैं आपको बताती हूँ क्या करें। सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में 4 जीरो दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में 4 जीरो दिख रहे हैं, आप सबसे पहले काट लीजिए। ठीक है, आपने काट लिया तो 1 माइनस अंडर ये 4th रूट 1/16 ये आ गया। आपने पूरे जीरो काट लिए। अभी हम 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो रूट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ये जो 16 है हम इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये 4 और ये 4 कट गया, तो यानी आ गया ना 1 माइनस 1/2, ये आ गया, यानी 1 माइनस 0.5, यानी 0.5 आ गया। तो देखिए हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो फिर आ गया 50%। तो कितना इजी कैलकुलेशन है। तो एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इस टाइप के आएंगे जिनको आप मतलब बिना लॉग टेबल की हेल्प के कर सके। बाकी अगर लॉग टेबल का प्रोविजन रहेगा तो अगर कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आए तो आपको लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज जनरली एग्जाम में सिंपल फिगर्स देते हैं ताकि इन्हें आप मतलब काट करके ऐसे करके निकाल सके आंसर। तो यहाँ पे आ गया 50%, यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे दैट इज 50%। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी नए सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, आज की तारीख तक मैं 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इनको शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। और लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, आपको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं इस टॉपिक पर, रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे। तो क्वेश्चन क्या है, वैसे तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन एक बार खुद से रीड करिए। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन क्या है, अ मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। एक मशीन है, उसे 1 अप्रैल 2016 को परचेज किया गया है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फिगर है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। 1 अप्रैल 2016 को कितने में खरीदी गई, 2.5 लाख में मशीन खरीदी गई, 2,50,000। फिर ऑन 1 अक्टूबर 2016 में ही एक और मशीन खरीदी गई, 1,50,000, 1.5 लाख की एक और मशीनरी खरीदी गई। जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है दैट इज 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। जो इनकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। और डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे पहले से दिया हुआ है 10% पर एनम। ठीक है, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग लग रहा है, ये भी बता दिया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहला काम आपको दिया गया है कि आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017-18 जो है उसके लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है, पहला काम। दूसरा काम क्या है, आपको शो करना है कि मशीनरी अकाउंट को मतलब बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा, किस अमाउंट पे किस साइड शो किया जाएगा एज एट 31 मार्च 2018। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसे जरा क्वेश्चन को जो मेन मेन पॉइंट्स है क्वेश्चन के उसको जरा हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को जो मशीनरी M1 है वो बाय की गई। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को पहली मशीनरी बाय की गई, कितने की, 2.5 लाख की। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद डेप्रिसिएशन कब लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 मार्च 2017। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2017, और अगला डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 मार्च 2018। ठीक है, और इन्हीं दोनों की डेट पे आपको क्या बोलते हैं मशीनरी अकाउंट भी शो करना है। ठीक, फिर उसके बाद और कुछ हुआ है इसमें बीच में, हाँ, इसमें क्या हुआ है कि 1 अक्टूबर 2016 में कंपनी ने दूसरी मशीनरी भी खरीदी, मशीनरी M2 खरीदी, कितने की, 1.5 लाख की।
ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन पूरी क्वेश्चन में दी है। 1 अप्रैल, ये राइटिंग थोड़ी सी खराब बनी है, मैनेज कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 2016 को पहली मशीनरी खरीदी, 1 अक्टूबर 2016 को दूसरी मशीनरी खरीदी। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में लगता है डेप्रिसिएशन, तो पहला डेप्रिसिएशन कब लगेगा, D1, इधर पहला डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 मार्च 2017 को। फिर D2 डेप्रिसिएशन, अगला डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2018 को। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है। बाकी इसमें स्क्रैप वैल्यू भी बताई है, बट इसमें स्क्रैप वैल्यू का ऐसा कोई यूज है नहीं। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू भी बताई है, और यहाँ पे बताया गया है डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10% पर एनम। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो चलिए अब मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो हम लेजर तो बनाना जानते ही हैं, और वैसे भी पिछले लेक्चर में एसएलएम में भी मैंने मशीनरी अकाउंट बनाना सिखाया था। ठीक है, चाहे तो आप पिछला लेक्चर भी देख चुके होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो चलिए हम फिर से बता रही हूँ। मशीनरी अकाउंट, ठीक है, लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर कौन कौन से कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, और ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। ठीक, फिर इसके बाद मशीनरी किस टाइप का अकाउंट है, मशीनरी किस टाइप का अकाउंट है, तो मशीनरी हम जानते हैं मशीनरी इज एन एसेट अकाउंट, ये एसेट अकाउंट है। और अगर एसेट बढ़ रहा होता है, अगर एसेट बढ़ रहा होता है, पॉजिटिव होता है, बढ़ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अगर एसेट घट रहा होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये लॉजिक तो हम जानते हैं, हमने गोल्डन रूल पढ़े हुए हैं अकाउंटिंग के। तो अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक, बस ये लॉजिक याद करिए, याद रखिए, फिर हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी M1 बाई हुई। तो 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी M1 बाय हुई, यानी मशीनरी बढ़ रही है ना। ठीक है, तो मशीनरी को क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, मशीनरी आ रही है, खरीदी जा रही है, तो ये क्या होगा, मशीनरी बढ़ रही है, इसे डेबिट करेंगे। कितने से, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और कितने की थी मशीनरी, 2.5 लाख की थी। ठीक, फिर उसके बाद फिर और कुछ हुआ, हाँ, 1 अक्टूबर 2016 में दूसरी मशीनरी आई। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2016 को मशीनरी फिर से बाई हुई है, मशीनरी आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो मशीनरी अकाउंट फिर से डेबिट होगा, टू बैंक अकाउंट, और इस बार कितने से होगा, 1.5 लाख की दूसरी मशीनरी थी। ठीक है, वो किया आपने। फिर इसके बाद अब लगेगा डेप्रीशिएशन। ठीक है, डेप्रीशिएशन कब लगता है, ये आपने यहाँ पे दोनों को बाय दिखा दिया, अब लगेगा 31 मार्च 2017 को डेप्रीशिएशन। तो 31 मार्च 2017 को लगेगा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन से क्या होता है, वैल्यू ऑफ एसेट फॉल होता है ना। ठीक है, अगर मैंने बताया था एसेट की वैल्यू फॉल हो रही है तो यानी क्रेडिट होगा। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट क्या होगी, यहाँ पे क्रेडिट होगी। और किससे क्रेडिट होगी, बाई डेप्रिसिएशन से। ठीक है, बट अब यहाँ पे खास बात है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप सेपरेट यहाँ पे ये वर्किंग नोट बनाया गया है, आप इस टाइप से टेबल बनाएंगे और यहाँ पे पहले अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे शो करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको दो मशीनरी का कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, एक का नहीं, दो का करना है, और वो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो बढ़िया है कि आप अलग से टेबल बना लीजिए। तो सबसे पहला कॉलम हमने अमाउंट का बना लिया, फिर ये मशीनरी M1 का कॉलम है, मशीनरी M2 का कॉलम है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 2.5 लाख, 1.5 लाख इनकी कॉस्ट प्राइस थी। फिर सबसे पहले साल 2016-17 में 31 मार्च को जो डेप्रिसिएशन लगा वो कितना लगा, 10% के रेट से। यानी 2.5 लाख पे 10% कितना हुआ, 25,000। 2,50,000 का 10% कितना हुआ, 25,000, तो ये लगा 25,000। ठीक है, और दूसरी जो मशीनरी, अब खास बात है, जो दूसरी मशीनरी है वो कब खरीदी है, वो 1 अक्टूबर को खरीदी है ना। ठीक है, 1 अक्टूबर को खरीदी है, और डेप्रिसिएशन कब लग रहा है, 31 मार्च को। तो अक्टूबर से लेकर के, अक्टूबर 2016 से लेकर के मार्च 2017 तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं। और पिछले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि डेप्रिसिएशन कितने महीने का, पूरे साल का नहीं लगेगा, जितने महीने मशीन यूज की गई है उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो मशीनरी M2 है वहां पे डेप्रिसिएशन केवल 6 महीने का लगेगा। तो 1.5 लाख की मशीनरी थी, 1,50,000 की मशीनरी थी, इस पे 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगा, तो कितना आया, 15,000 आया। लेकिन 6 महीने का है, तो 6/12 कर देंगे, तो आपका आएगा 7,500। ठीक है, तो मशीनरी M1 पे डेप्रिसिएशन है 25,000, मशीनरी M2 पे है 7,500। दोनों को जोड़ेंगे यू विल गेट 32,500। तो ये आ गया पहले साल का डेप्रिसिएशन। कब का, 31 मार्च 2017 का डेप्रिसिएशन क्या आ गया, 32,500। तो वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम करेंगे बैलेंस।
ठीक। पर बैलेंस करने से पहले ज़रा मेरी ये जो स्क्रीन है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, तो मतलब मैं एक बार स्क्रीन थोड़ा-सा क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? थोड़ी-सी चीज़ें मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है? मैंने थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ पे रब कर दी है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में पेन ले लूँ। तो ये हमने कर दिया, दोनों का डेप्रिसिएशन का सम कितना आया 32,500, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम बैलेंस करेंगे। लेजर अकाउंट है, हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ का सम कितना आया 4 लाख और यहाँ का सम भी कितना होगा 4 लाख। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन। इनका डिफरेंस निकालेंगे। 4 लाख में से 32,500 माइनस गया तो कितना आया 3,67,500, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? और फिर इस बैलेंसिंग फिगर को अगले उसमें हम ब्रॉड डाउन करेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो 1 अप्रैल 2017 को फिगर क्या ब्रॉड डाउन किया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, ये बैलेंसिंग फिगर 3,67,500। तो ये जो 3,67,500 है, ये क्या है, ये है वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है? दोनों मशीनरी M1 M2 की मशीनरी की दोनों की वैल्यू मिला के कितनी हो रही है 1 अप्रैल 2017 को 3,67,500, ये हो गई। अब दूसरे साल, ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे D1 डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब हमें लगाना है अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च 2018 को फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा और फिर से चलिए इस टेबल पे आके ये जो वर्किंग नोट हमने यहाँ पे बनाया है, इस पे आगे फिर से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है? तो देखिए, मशीन M1 के लिए पहले करते हैं। तो 2.5 लाख का एसेट था, ठीक है? 2.5 लाख की मशीनरी थी, 25,000 डेप्रिसिएशन लगा, तो अब इसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? बुक वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2.5 लाख में से 25,000 माइनस किया गया, 2,25,000 आया। तो डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे लगता है ना, तो अब हम इसका 10% निकालेंगे। 2,25,000 का 10%, तो कितना आएगा 22,500। समझ में आया? तो ये आ गया डेप्रिसिएशन इसका। फिर ऐसे ही मशीनरी M2 जो है उसका निकालेंगे, तो मशीनरी M2 1.5 लाख की खरीदी थी, 7,500 का डेप्रिसिएशन लगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब हो गई इसकी बुक वैल्यू 1,42,500, ये हो गई। अब इसमें से इस पे क्या है 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है? तो इसका जब 10% कैलकुलेट किया तो आया 14,250, ठीक है? अब यहाँ खास बात है, अब मशीन पूरे 12 महीने के लिए यूज हुई है, तो इसका कोई आधा नहीं किया जाएगा। जब जिस साल खरीदी गई थी वहां पे ये 6 मंथ ही यूज हुई थी, इसलिए वहां पे हमने हाफ किया था। बट अब मशीन M2 पूरे साल यूज हुई है, तो डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का लगेगा 14,250। और फिर आप मशीन M1 का डेप्रिसिएशन, मशीन M2 का डेप्रिसिएशन दोनों सम करेंगे तो कितना आएगा 36,750। कितना आएगा 36,750। तो वो आप यहाँ पे अगले फाइनेंशियल ईयर में आप क्या करेंगे, 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन लगेगा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 36,750, ठीक है? और इसे क्रेडिट क्यों किया है, मशीनरी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रही है बाई डेप्रिसिएशन से, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन से क्या होता है, वैल्यू ऑफ मशीनरी या वैल्यू ऑफ एसेट कम होता है, तो इसलिए हमने क्रेडिट किया है। तो 36,750 आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, बैलेंस करेंगे, ठीक है? बैलेंस करें, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हमें बाई बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट करना होगा, ठीक है? और बैलेंस करने के लिए 3,67,500 में से 36,750 माइनस करेंगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया और बाकी आपको बैलेंस करना आता है, नहीं आता तो एक बार मेरा जो लेजर वाला वीडियो है वहां पे मैंने डिटेल में समझाया, आप देख सकते हैं, ठीक है? बैलेंस कर दिया और फिर इसके बाद यही बैलेंसिंग फिगर आप नीचे 1 अप्रैल 2018 में ये क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे, ठीक? और फिर ये जो फिगर निकल के आया है, ठीक है, एक बार मैं पूरी स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। फिर ये जो फिगर निकल के आया है, ये फिगर क्या है, ये फिगर है वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को जो वैल्यू ऑफ मशीनरी है, डेप्रिसिएशन लगने के बाद मशीनरी M1 मशीनरी M2 का जो मिला के जो वैल्यू है दैट इज 3,30,750, ये है, ठीक? तो इस तरीके से आप बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, बहुत आसान है। लेजर का अकाउंट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड कॉलम बना लीजिए, और मशीनरी की वैल्यू अगर बढ़ती है, मशीनरी क्योंकि एसेट है, बढ़ रही है तो डेबिट करो, घट रही है तो क्रेडिट करो। बढ़ रही है तो टू बैंक अकाउंट से हमने डेबिट किया है, घटेगी बाय डेप्रिसिएशन से, ठीक है? और फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे हमें अलग से वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है, और वो फिगर उठा के हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट में कहा गया है कि जो बैलेंस शीट है, वहां पे मशीनरी अकाउंट जो है
उसको किस वैल्यू पे शो किया जाएगा ऑन 31 मार्च 2018। तो ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे शो किया गया है। तो आप बनाएंगे बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट, ये है। तो मशीनरी अकाउंट इज एन एसेट, ये एसेट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये एसेट है। लेकिन 31 मार्च 2018 को इसकी क्या वैल्यू है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। तो 31 मार्च 2018 को ये जो एसेट है इसकी वैल्यू क्या है, इस 31 मार्च 2018 पे इस एसेट पे 2 बार डेप्रिसिएशन लग चुका है। डेप्रिसिएशन D1 लग चुका है, डेप्रिसिएशन D2। ठीक है, 31 मार्च 2018 पे इस पे 2 बार डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अब इस मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 3,30,750, ये जो अमाउंट है ये है इस मशीनरी की वैल्यू। ठीक है, 2 बार डेप्रिसिएशन लगने के बाद दोनों मशीनरी का सम, तो वही आप अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 बार डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो अमाउंट आएगा वो है मशीनरी की वैल्यू ऑन 31 मार्च 2018। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं जल्दी से आपको डिफरेंस बता देती हूँ, ये जो दोनों मेथड है इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एसएलएम मेथड एंड डब्ल्यूडीएम मेथड। तो ये जो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड है यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, बताया था ना। अगर 1 लाख का एसेट है तो हर बार 1 लाख पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। जबकि इसमें क्या है, जो रिड्यूसिंग वैल्यू है, जो रिटन डाउन वैल्यू है, या जो कह लीजिए जो बुक वैल्यू है, उस पे कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीएम मेथड में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में है कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है दैट इज सेम, दैट इज यूनिफॉर्म एवरी ईयर। यानी अगर 10% के रेट से डेप्रिसिएशन है तो हर साल 10-10 हजार ही डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि जो एसेट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिड्यूस होके जीरो भी हो जाएगी। ठीक है, अगर 1 लाख का एसेट है, बताया था 1 लाख का एसेट है, 10,000 का डेप्रिसिएशन है और 10 साल की यूजफुल लाइफ है, तो 10 साल बाद क्या है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कैन नॉट बी जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होगी, वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, बट जीरो नहीं होगी। ठीक है, चौथा डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि एसएलएम मेथड के में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करना इजी है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, C माइनस एस डिवाइडेड बाई एन। जबकि जो डब्ल्यूडीएम मेथड है वहां पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उसके अगर फिगर्स बहुत बड़े आ गए तो वहां पे आपको लॉग टेबल से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी कैलकुलेट करने में, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ आज हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो आज सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसी पे बेस्ड हमने 2 न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में। और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीएम मेथड में क्या डिफरेंस है वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।